वेलकम टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं सुपर सेवियर। एपिसोड 8। क्या देव मर गया। मनोज सिंह जब अपनी बेटी को लेकर उस कमरे से चले जाते हैं, इतनी देर से खामोश खड़ी हुई मोहिनी सिंह कहती है, मिस्टर राय आप नाराज मत होइए, एक बार वह राघव को देख ले तो वह खुद इस रिश्ते को तोड़ देंगे। मोहिनी की बातों को नजरअंदाज करते हुए मनोहर राय अपने दोस्त महेंद्र सिंह से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो। महेंद्र सिंह कहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारी आर्य की शादी राघव से हो जाए, जिसकी वजह से हमारे परिवार और ताकतवर बन जाए। लेकिन तुमने सुना ना, मैं मेरे बेटे के खिलाफ नहीं जा सकता। यह सुनकर मनोहर राय कहते हैं, अब तो किसी भी हालत में आर्य की शादी मेरे बड़े पोते से ही होना चाहिए। इस वक्त मेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। महेंद्र सिंह पूछते हैं, और वह क्या है। तुम्हारा बेटा पता नहीं क्यों अपनी बेटी की शादी उस चालाक औरत के बेटे से करवाना चाहता है, और उसने साफ साफ मना कर दिया है कि उसके तरफ से तो यह रिश्ता नहीं टूटेगा। इसीलिए हमें या तो मोहन और मीनाक्षी को डराकर इस रिश्ते से पीछे हटवाना होगा, या आर्य 16 साल होने तक इंतजार करके उसके हाथों से इस रिश्ते को तुड़वाना पड़ेगा, और बचा आखिरी ऑप्शन उस लड़के को रास्ते से हटाना पड़ेगा। मनोहर राय की आखिरी बात सुनकर वहां खड़ा हर कोई शॉक हो जाता है। महेंद्र सिंह कहते हैं, यारो तेरा पोता है। मनोहर राय कहते हैं, तुमने सोचा महेंद्र यह रिश्ता हम दोनों फैमिली के लिए कितनी जरूरी है। भले ही इस प्रोजेक्ट को तुम्हारे बेटे ने अपने बलबूते पर कमाया हो, लेकिन इसे कंप्लीट करने के लिए सिंह फैमिली के रिसोर्स कम पड़ जाएंगे। इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे खानदान में आगे जाकर हेड की कुर्सी के लिए कोई अंदरूनी लड़ाई शुरू हो, जिसकी वजह से मेरी फैमिली बिखर जाए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि राघव बिना लड़ाई के उस कुर्सी पर बैठे। इसके लिए राघव को सिंह फैमिली की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और यह सब करने के लिए मुझे वह सो कॉल्ड पोते को कुर्बान करना भी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सब सुनकर वहां खड़े हुए बाकी तीनों अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि वहां खड़े हुए हर इंसान को आर्य और राघव की शादी से काफी फायदा होता। महेंद्र सिंह को राय खानदान से रिश्ता जोड़ने की वजह से सिंह खानदान का उज्ज्वल भविष्य नजर आ रहा है। मोहिनी तो पहले से ही चाहती थी आर्य और देव का रिश्ता टूट जाए, ताकि वह अपनी बेटी की शादी किसी बड़े खानदान में करवा सके, ना कि मोहन जैसे इंसान के बेटे से, जिसे अपने खुद के घर वाले ने बाहर निकाल दिया हो। प्रमोद को तो अपने बेटे की बढ़ती हुई ताकत नजर आ रही है। मनोहर राय फिर से कहते हैं, इसीलिए मैं पहले ऑप्शन मीनाक्षी और मोहन को डराने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है, और कुछ सोचने लगते हैं। तभी मोहिनी कहती है, मनोज ने सिटी आउटस्कर्ट में एक विला खरीदा है। आर्य की जिद पर हम सब आज रात वहीं रहने वाले हैं, और आर्य ने बताया कि हमारे साथ देव भी आने वाला है। यह सुनकर मनोहर रॉय के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। जब यहां यह सब हो रहा था, उसी वक्त बैंक्वेट हॉल में हॉल का दरवाजा खुलता है और 3 लोग अंदर आने लगते हैं। यह थी देव की फैमिली। मोहन को देखते ही काफी लोग मोहन के पास जाकर बात करने लगते हैं, क्योंकि भले ही मोहन को रॉय फैमिली से निकाल दिया गया हो, हर कोई जानता है मोहन कितना काबिल है, और उसने अपने दम पर रॉय कंपनी को काफी मुनाफा दिलाया है, और वह मनोज का अच्छा दोस्त भी और होने वाला संधि भी। इसलिए हर कोई मोहन से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। और देव मीनाक्षी पासी में एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहां मनोज अपनी बेटी के साथ आता है। आर्य देव को देखते ही उसके पास जाकर मीनाक्षी के पास वाली कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है, और मीनाक्षी से पूछती है, आंटी क्या देव ने आपको बताया है कि हम लोग आज इवनिंग सिटी के बाहर विला के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर मीनाक्षी आर्य के गालों पर हाथ फिरते हुए कहती है, हाँ मुझे देव ने बताया वह विला सिटी के बाहर है, इसीलिए हम भी आपके साथ चल रहे हैं। यह सुनकर आर्य खुशी से कहती है, तब तो बहुत मजा आएगा। आर्य को मीनाक्षी के साथ इतना क्लोज होते हुए देखकर वहां काफी लोग जलने लगते हैं। कुछ देर के बाद सिंह फैमिली की मीटिंग शुरू होती है। हर कोई पिछले साल किया हुआ अपना काम सबको समझा रहा है, और कुछ लोग कंप्लेंट करने लगते हैं, रिसोर्स ना मिलने की वजह से उनका काम खराब हुआ है। ऐसे ही लड़ते झगड़ते यह मीटिंग 5 जाकर खत्म होती है।
अब तक देव और आर्य काफी थक चुके थे और बोर भी हो चुके थे, इसलिए वह जल्दी से जल्दी उस विला के पास जाना चाहते हैं। तभी वहां मनोज आते हैं और कहते हैं, बच्चों चले। यह सुनकर देव और आर्य खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हम विला के लिए जा रहे हैं? यह सुनकर मोहन कहता है, हाँ, हम विला के लिए ही जा रहे हैं, चलो। और एक कार में मोहन, मीनाक्षी, देव बैठते हैं, दूसरे कार में मनोज, मोहिनी और आर्य बैठते हैं और वह 2 गाड़ियां विला के लिए निकल जाते हैं। पूरा 1 घंटे का सफर तय करने के बाद वह लोग एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुकते हैं। कुछ देर के बाद एक आदमी आकर विला का गेट ओपन करता है और वह 2 गाड़ियां अंदर चले जाते हैं। उसे विला को देखकर देव और आर्य का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वह दोनों अंदर घूमते हुए पूरा विला को एक्सप्लोर करने लगते हैं। मीनाक्षी सबके लिए डिनर प्रिपेयर करती है और सब लोग डिनर करके सो जाते हैं। रात 11 अचानक देव की आंख खुलती है और उसे कुछ सुनाई देने लगती है। वह किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज थी। तभी वह देखता है कि अपने पॉकेट में रखा हुआ वह काला पत्थर कांपने लगता है। देव उस पत्थर को अपने हाथों में लेता है और देखता है उस पत्थर के आसपास एक अजीब सी रोशनी जल रही है। अचानक वो रोशनी देव की आंखों में चली जाती है। पहले तो देव की आंखें दर्द करने लगते हैं, फिर कुछ देर के बाद उसे आराम मिलता है। जब वह अपने आंखों को खोलकर देखता है तो वह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। तभी उसे खिड़की में से दिखता है कि कुछ लोग उसके कमरे के पास से जा रहे हैं। देव बिना आवाज के अपने कमरे का दरवाजा खुलता है और उनके पीछे जाने लगता है। कुछ देर के बाद वह सब पीछे गार्डन में जाकर रुकते हैं। देव उनको बिना दिखे उनसे कुछ दूर पेड़ों के बीच छुप जाता है। तभी वह देखता है कि अपना सर पर काला दुपट्टा उड़े एक औरत आती है और उनके सामने जाकर खड़ी होती है। जब वह औरत अपने सर से दुपट्टा हटाती है तो देव यह देखकर शॉक हो जाता है कि यह कोई और नहीं, मोहिनी आंटी है। मोहिनी उन लोगों को कुछ समझाने के बाद वापस चली जाती है और वह लोग भी वहां से जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक की नज़र पेड़ों के बीच में छुपा हुआ देव पर पड़ती है। भाई, वहां कोई छुपा हुआ है, वह इंसान कहता है। यह देखकर देव घबरा जाता है और विला के अंदर भागने की कोशिश करता है। तभी कुछ लोग आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे यह तो वही लड़का है जिसको हमें उठाना था। तो दूसरा कहता है, तो देरी किस बात की, पकड़ो से। उन सब की बात सुनकर देव डर जाता है और विला के पीछे के जंगल में भाग जाता है। उसके पीछे पीछे वह लोग भी भागने लगते हैं। अंधेर में भी दिखने की वजह से देव बिना कोई मुश्किल के आगे बढ़ने में कामयाब हो रहा था। लेकिन जो लोग देव का पीछा कर रहे थे उनको अंधेरी में काफी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में देव उनके आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। देव काफी देर दौड़ने के बाद वो देखता है कि अब उसके पीछे कोई भी नहीं है और रुककर पासी में एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई भी आता हुआ नजर नहीं आता है तो उसे लगता है कि या तो वह लोग वापस चले गए या जंगल में भटक गए होंगे और वह वहां से जाने लगता है। तभी उसके पीछे से किसी जानवर की घुराहट की आवाज आती है। यह सुनकर देव घबरा जाता है और डरते हुए पीछे पलटने लगता है। जब वह पीछे पलटकर देखता है तो उसकी जान हलक में ही सूख जाती है। वह देखता है कि उसके सामने 3 खूंखार भेड़िए खड़े हुए हैं और उसे ही घूर रहे हैं। तभी उसी वक्त आसमान में काले गहरे बादल छाने लगते हैं और बिजलियां कड़कने लगते हैं। इसी वक्त उन 3 भेड़ियों में से एक भेड़िया देव पर हमला कर देता है और उसके सीने के पास घाव कर देता है। उसी वक्त आसमान से एक बिजली आती है और उस भेड़िया के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से वह भेड़िया वही जलकर राख बन जाता है। यह देखकर बाकी 2 भेड़िया भी डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। देव अभी भी वहीं पड़ा हुआ अपने सीने पर हाथ रखकर दर्द से चिल्ला रहा है। तभी देव को कुछ याद आता है और अपने पॉकेट से उसी काले पत्थर को निकालकर अपने सीने के पास रखने लगता है। तभी फिर से बिजली चमकती है। इस बार पहले से कहीं गुना बड़ी बिजली आती है और सीधे जाकर उसी काले पत्थर को लगती है, जिसकी वजह से वह काला पत्थर वही टूट जाता है और उसमें से एक सफेद रोशनी निकलती है।
वह रोशनी कुछ देर देव के ऊपर मंडराने लगती है, फिर देव के शरीर के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से देव को काफी दर्द होता है और वह चिल्लाने लगता है। इसी वक्त ब्रह्मांड के उसी अंधेरी से जगह पर एक बार फिर से पहले जैसी रोशनी होती है। फिर वह एक गोलाकार का रूप लेकर उसके अंदर अजीब अजीब निशान बनने लगते हैं, लेकिन इस बार वह बोला पहले से भी 10 गुना बड़ा होता है और वह गोल घूमने लगता है। घूमते हुए वह अचानक से गायब हो जाता है। इस तरफ वह रोशनी पूरी तरह से देव के अंदर जा चुकी थी, लेकिन अभी भी देव दर्द से चिल्ला रहा है। तभी आसमान को घेरे हुए बादल छटने लगते हैं और वहां वही घूमता हुआ अजीब सा गोला प्रकट हो जाता है। कुछ देर घूमने के बाद अचानक से वह एक रोशनी में बदलकर देव के अंदर जाने लगती है। इस बार देव इस दर्द को नहीं संभाल पाता है और जोर से चिक कर बेहोश हो जाता है। उसकी चिक इतनी तेज थी कि विला में सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं। वह रोशनी पूरी तरह देव के अंदर जाने के बाद आसमान में फिर से बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। जैसे आसमान ने देव को इतनी देर दर्द में देखकर रोके हुए अपने आंसू बहा रहा हो। इस तरफ विला में देव को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन किसी को भी देव नजर नहीं आया। इसीलिए मनोज सिंह अपने आदमियों को आसपास पूरा इलाका ढूंढने के लिए भेज दिया था। कुछ ही देर में उनमें से एक अपने गोद में देव को उठाए हुए विला के अंदर आता है। मीनाक्षी अपने बेटे की यह हालत देखकर डरते हुए उसके पास भागती है और उसे अपने गोद में लेकर देखती है सीने पर घाव, पूरे बदन से जलने की बदबू। तुरंत उसे लेकर सब लोग अस्पताल के लिए निकलते हैं। 6 साल के बाद एक लड़का अपने आंखों पर चश्मा अपने पीठ पर कॉलेज बैग लेकर कॉलेज के अंदर आता है। उसे देखते ही सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं, लूजर लूजर लूजर। आखिर हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। आखिर 6 साल बाद कौन लोग किसी लड़के को लूजर लूजर क्यों कह रहे हैं? क्या वह लड़का हमारा हीरो है? क्या करेगा आगे हमारा हीरो? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर सुपर सर्वाइवर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इस पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टोरी की जा करके चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।